नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे एलएलबी का सेकंड लेक्चर है और सेकंड सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का, जिसका नाम है, जो कोड है 202 और सब्जेक्ट का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, संवैधानिक विधि, भारतीय संवैधानिक विधि। ठीक है, तो इसके ऊपर ना आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में करेंगे, क्योंकि मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था जो हमारा जो शॉर्ट नोट्स है उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 क्या है, कैसे कार्य करती है, इसके बंधन क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, इस बारे में हमें आज बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर में आएगा आप लोगों के। और जैसे कि यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम आपके क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम लेंगे 10 जुलाई के बाद, तो प्लीज आप तैयारी में लगे रहिए, कम से कम पढ़ते तो रहिए, है ना। अगर एग्जाम्स नहीं भी होते हैं तो भी हम कम से कम अपने सेकंड सेमेस्टर का जो हमारे टॉपिक्स हैं उन्हें कवर तो कर पाएंगे, हम पता तो होगा कि इसमें हुआ क्या था। ओके, तो चलो पहले अध्यादेश को बाद में पढ़ते हैं, पहले बताते हैं राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि जब आप एक बैकग्राउंड बना पाओगे ना, किसी को समझ पाओगे क्या है, तो आप फिर राष्ट्रपति को भी समझ पाओगे आगे जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो कि संवैधानिक मुखिया होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जिसको बोलते हैं, वो आता है किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। या आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होगा। ठीक है, दूसरा फिर आया इसी संबंधित अनुच्छेद 53, कहते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों, दरअसल अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। समझा, मतलब जो हमारी कार्यपालिका 3 हिस्सों में बटा हुआ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, तो उसमें जो कार्यपालिका है उसकी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करता है अपनी कार्यपालिका और उससे संबंधित उसके जो नीचे वाले उससे संबंधित जो उसके अधिकारीगण हैं उनके प्रयोग से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, उन्हें इस्तेमाल करता है, उन्हें अपनी शक्तियां हस्तांतरित करके आगे दे करके कार्य बांट करके अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। उसका अधिकार क्षेत्र आता है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। उसके बावजूद भी अगर ऐसा लगे कि राष्ट्रपति अपनी मनमाना कर रहा है तो अनुच्छेद 61 बनाया जिससे महाभियोग चला करके हम राष्ट्रपति को उसके पद से अपदस्थ कर सकते हैं। ठीक है, शब्द अपदस्थ ही प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, चलिए कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उसकी योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, 5 साल तक शासन करेगा, एक बार राष्ट्रपति बने के बाद 5 साल रहेगा। उसके बाद बात यह कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पहले तो जो था वो करीब 2500 रुपये जमा होते थे, जो आपकी जमानत राशि जमा होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो 2500 रुपये जमा होते हैं और 10-10 सदस्य होने चाहिए उसके पत्र को मतलब मनोनीत करने के लिए, हाँ जी हम इसको राष्ट्रपति बनाना चाह रहे हैं। सही है, बाद में क्या हुआ, बाद में ये रकम 15,000 हो गई है और अब 50-50 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए। पहले 10-10 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए था, बाद में एक अध्यादेश जारी किया है राष्ट्रपति ने कि ये 10-10 सदस्यों का कम है, तो उन्होंने बाद में ये 50-50 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक कर दिया। ये था राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा। बाकी राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स हैं अपनी, वो किसी अध्यादेश को चाहे तो वापस भेज सकता है, पॉकेट वीटो से उसे अपनी जेब में रख सकता है, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। उसी में से एक शक्ति है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 123, आपको याद रहेगा अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 जो कि कहता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अब शुरू करते हैं अनुच्छेद 123 क्या है। तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहलाती है, जिसको कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस बना सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इसके लिए क्या क्या है आगे बताइए। आप कह रहे कि जब वो संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, समझ रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश कब पारित कर सकता है, ऐसी क्या स्थिति हो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करना पड़े, तो उसमें है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, किसी देश और हमारे देश में कोई ऐसी परिस्थिति हो कि हमें अचानक कोई कार्य या कोई डिसीजन लेना पड़े, तो संविधान सभा ने उस वक्त ये अधिकार दिया था राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत कि वो तुरंत निर्णय ले सकता है और अपने अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए, किसी भी प्रकार से। समझ रहे हैं, सुनते रहिएगा। आगे कह रहे हैं, दोबारा बताता हूं
कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति वर्तमान है जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, जैसा कि मैं आपको भी बता रहा था, तब वह अध्यादेश जारी करेंगे। ठीक है ना। अगला क्या है, इसके बाद आपको समझ में आ गई होगी क्या कि अगर सदन दोनों सदन नहीं है, ऐसा होता है कि बहुत सी बार उच्च सदन नहीं है, बहुत सी बार निम्न सदन नहीं है ना, तो निम्न सदन ऐसा होता है सदन नहीं हो चल रहा होता है, तो उस वक्त ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके पास एक अधिकार और है, दोनों सदनों का स्थगन करके अगर उसे अध्यादेश जारी करना है तो भी अध्यादेश जारी कर सकता है, जानबूझ के अध्यादेश जारी कर सकता है, उसे पता है कि मैं दोनों सदनों का स्थगन कर देता हूं और कल मुझे एक अध्यादेश जारी करना है तो भी वो कर सकता है, उसका अधिकार क्षेत्र है। बहुत सारी बातें मैं भी आपको बताऊंगा इससे संबंधित क्या है। इसकी वैलिडिटी क्या है कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया तो अब जब भी रीअसेंबल होगी, जब भी सदन सत्र लगेगा, जब भी सदन दोनों दोबारा बैठेंगे, उस डेट से 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर सदन ने दोनों ने उस अध्यादेश को पारित कर दिया तो वह कानून बन जाएगा, और वह अध्यादेश अगर पारित नहीं हुआ तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर स्वतः ही उसे निरस्त मान लिया जाता है। सदन रीअसेंबल्ड होने के 6 हफ्ते तक ही लागू रहता है वह अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश जो राष्ट्रपति ने जारी किया हो सदन की अनुपस्थिति में। सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। देखिए मैंने इसे नोट लिखा है, नोट का मतलब इंपॉर्टेंट बात समझिए क्या कि राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि अगर वो अध्यादेश जारी कर सकता है तो वह किसी भी समय अपना अध्यादेश वापस ले सकता है जो उसने जारी किया है। आगे क्या करें कि अध्यादेश जो होता है, मतलब जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसके अध्यादेश की, वो क्या है कि संसद की विधानीय शक्ति का विस्तार है। संसद एक विधानीय शक्ति देता है राष्ट्रपति को, या हमारा संविधान एक ऐसी शक्ति देता है राष्ट्रपति को जो कि संसद द्वारा जो विधानीय शक्ति बनाने का, देखिए हमारे देश में हमारे जितने भी विधान, हमारे जितने भी लॉ बनाती है वो संसद बनाती है। ठीक है, मतलब संसद के पास एक अधिकार है लॉ बनाने का, जिसे आप कह सकते हैं विधानीय शक्ति। ठीक है, तो संसद को जो विधानीय शक्ति है उसका जो विस्तार है ना, वो अनुच्छेद 123 है, उसके अंतर्गत वह अध्यादेश जारी करता है। समझ आया आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से सुनिए कि मैं आपको दोबारा पॉइंट कहता हूं कि अध्यादेश संसद की विधानीय शक्ति का विस्तार है। संसद जो कानून बनाता है, वो जो उसे अधिकार मिला हुआ है, उसी का एक विस्तार है जो कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ओके, अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है हमारा कि यदि कोई अध्यादेश यह उपबंध करता है जिसे संसद अधिनियमित ना कर सके, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि यदि कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से बना देता है, मनमर्जी से मतलब जो संसद के द्वारा अधिनियमित ना किया जा सके, जो दुनिया में ऐसा कानून बनाया ही ना जा सके, मतलब भारत देश के अनुसार वह कानून ना बन सके, इस तरह का अगर ऐसा कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है तो वह स्वतः शून्य मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा कि ऐसा कानून हो नहीं सकता जो कि संसद अधिनियमित ना कर सके, जो संसद के क्षेत्राधिकार में ना आता हो, क्योंकि संसद को जो शक्तियां मिली हैं, विधानीय शक्तियां, उन्हीं का विस्तार अनुच्छेद 123 है। संसद जो कानून बना सकती है उन्हीं कानूनों के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत, अन्यथा और कोई कारण नहीं कर सकता इसके अंतर्गत। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं आपको क्या कि अनुच्छेद 13 जो है हमारा, उसके 13 कह में जो विधि शब्द है वो उसके अंतर्गत आता है, अध्यादेश शब्द जो उसके अंतर्गत शामिल है। मान लीजिए राष्ट्रपति को एक ऐसा अध्यादेश जारी कर दे जिससे नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता हो, तब वह अध्यादेश ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वॉइड या शून्य मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति को इस प्रकार का अध्यादेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह शक्ति, विधानीय शक्ति संसद के पास भी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के, नागरिक के मूल अधिकारों का वह हनन कर सके। क्योंकि अगर बात करें कि मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि नई चीजें का अध्यादेश से संबंधित शर्तें क्या हैं, मतलब अध्यादेश जो जारी होता है वो कब कब जारी हो सकता है, इससे संबंधित क्या शर्तें हैं, कैसे अध्यादेश जारी होता है। सुनिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि
संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। अध्यादेश तब जारी हो सकता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो या कोई एक सदन सत्र में ना हो, क्योंकि अगर हमें अध्यादेश पारित कराना है तो हमें दोनों सदनों से ही पारित कराना होता है। एक सदन की पारित अगर किया हुआ है किसी एक सदन ने तो उसकी इतनी मान्यता नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर विशेष स्थिति और भारत का आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। सही है। अगला पॉइंट इसमें कह रहे हैं कि अनुच्छेद 79 जो कि कहता है संसद का गठन, मतलब संसद जो होगी वो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आती है। सही है। और 111 कहता है विधेयकों संबंधित है। जितने भी विधेयक पारित होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पारित करना अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है और संसद अनुच्छेद 79 यानी 79 के अंतर्गत आती है। समझ में आया? तो ये है इसकी, इस कारण से इन दोनों के अंतर्गत भी ऐसा है कि संसद के अगर दोनों सदन सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है विशेष परिस्थिति में। आगे दूसरा पॉइंट कहता है हमारा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश का वही बल व प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत संवैधानिक प्रमुख है, भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है। तो आप यहां समझिए कि राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी करता है उसकी उतनी ही ताकत, उतनी ही फोर्स, उतना ही बल उसके अंतर्गत होता है जितना बल होगा संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम का। जो संसद अधिनियम बनाएगी उसी के अंतर्गत जो ताकत उसकी होगी वही ताकत होगी उस अध्यादेश की तब तक जब तक कि या तो सदन में संसद ना बैठे, जब तक संसद का दोबारा से क्या बोलते हैं पुनर्संवेत नहीं होगा, पुनर्संवेत दोबारा से रीअसेंबलिंग नहीं होगी संसद की, और संसद की रीअसेंबलिंग भी होगी तो भी 6 हफ्ते तक लागू रहेगा ये, या तो 6 हफ्ते के अंदर जो है उसे संसद पास कर देगी। अगर नहीं कर रही है तो उसके बावजूद भी चाहे तो राष्ट्रपति का वह अध्यादेश 6 हफ्ते तक जारी रहेगा, वैलिड रहेगा। सही है। आगे चलते हैं कि प्रत्येक अध्यादेश संसद के संवेत होने की तारीख, देखिए मैं भी आपको बता रहा था कि प्रत्येक अध्यादेश संसद के संवेत, संवेत का मतलब रीअसेंबल, दोबारा से बैठना होने की तारीख के 6 सप्ताह में दोनों सदनों में अनुमोदित होना चाहिए। 6 सप्ताह के भीतर भीतर दोनों सदन अनुमोदित करके राष्ट्रपति को भेजना, राष्ट्रपति पारित कर देगा। मतलब उसने अगर उस पर सिग्नेचर कर दिया तो विधि बन जाएगी वो। सही ना। अगर इन्होंने नहीं किया है तो 6 हफ्ते के बाद स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा, उसमें फिर कोई इफ बट नहीं होता। उसके बाद क्या, राष्ट्रपति अध्यादेश कभी भी वापस ले सकता है। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया और उसको लग रहा है कि अब ये काम पूरा हो गया और नहीं चाहता तो वह अगले दिन एक और नया एक गाइडलाइन या एक आदेश जारी कर देगा, वो अपना अध्यादेश वापस ले रहा तो अपना अध्यादेश वो कभी भी वापस ले सकता है। अगला क्या है कि अध्यादेश उन्हीं परिस्थितियों के अधीन है जिन परिस्थितियों के अधीन संसद द्वारा पारित विधि है। देखिए ये बिल्कुल वही बात कह रहा है जो कि मैं पहले कह रहा था कि कोई भी अध्यादेश उन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत जारी किया जा सकता है जिन स्थितियों में हमारी संसद कानून बना सकती है। जिन कानूनों को बनाने का अधिकार संसद को है, केवल उन्हीं कानूनों के अंतर्गत रहकर ही, उन कानूनों से बाउंडेड होकर ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। आप अपने मनमाना तरीके से उससे आगे नहीं जा सकते। जैसे कि आप मैंने एग्जांपल दिया ऊपर कि मूल अधिकारों का अतिक्रमण अगर कोई अध्यादेश कर रहा है, ठीक है ना, कोई भी अध्यादेश किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई अध्यादेश किसी नागरिक के मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है तो इसको स्वतः ही खत्म मान लिया जाता है, शून्य वॉइड मान लिया जाता है। अगला हमारा छठा पॉइंट कहता है क्या कि अध्यादेश न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है, आप समझिए कि अगर संसद कोई विधि बना दे तो आप उसके लिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कि जी ये विधि गलत है, हम इसे नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया है तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते कि अध्यादेश गलत है। उसे यह विधि बनाने का अधिकार है कि जितने टाइम तक उसका अध्यादेश का समय है, जब तक संसद का पुनर्संवेत नहीं होता, असेंबलिंग नहीं होती, उसके 6 हफ्ते बाद तक उसकी वैलिडिटी है और वह संसद के सभी मतलब कहते हैं जो उसके अधिनियम हैं अगर उनके अंतर्गत आता है तो आप कहीं भी जाकर के उसके अध्यादेश को चैलेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई वो नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई अधिकार नहीं है
कि वो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी भी अध्यादेश के ऊपर जांच बैठा सके, न्यायिक जांच बैठा सके, पता कर सके गलत है कि सही है। समझ आ रहा है नहीं? तो ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं आगे, दोबारा बता सुन लीजिए कि अध्यादेश न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर, अर्थात न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो अध्यादेश न्यायालय ने, मतलब जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी कर दिया वो जारी कर दिया, उसमें बाकी किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राष्ट्रपति प्रमाणिकता व नैतिकता प्रमाण के लिए बाध्य नहीं है। समझिए बात, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रमाणिकता व न्यायोचितता प्रमाण के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई कहे कि इसकी प्रमाणिकता दीजिए, या न्यायोचित है कि नहीं है, तो इस बात का जवाब देने के लिए राष्ट्रपति कतई भी बाध्य नहीं है कि वो इस बात का जवाब दे कि जो अध्यादेश ने जारी किया वो सही है कि गलत है। ठीक है ना? ही इज नॉट बाउंडेड फॉर इट। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। आगे क्या कह रहे हैं कि कार्यपालिका को आकस्मिक परिस्थिति से निपटने की शक्ति, ये जो शक्ति दी गई है, अध्यादेश जो दिया गया अनुच्छेद 123 जो कहता है, वह कहता है कि जो कार्यपालिका, अगर आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है, संसद सदन में नहीं है, तो कौन निर्णय ले? तो इस ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए यह संविधान सभा ने शक्ति दी थी राष्ट्रपति को कि वो इस शक्ति का प्रयोग कर सके, और जब संसद बैठेगी तो उसके बाद वो अपने आप कर ही लेगी जो उसने करना है। तो कार्यपालिका को आकस्मिक परिस्थिति से निपटने की शक्ति इसके अंतर्गत है। दूसरा, कर विधि में संशोधन और परिवर्तन। अध्यादेश द्वारा हम किसी कर विधि में परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं, यह भी नियम है। जैसे एक एग्जांपल बता दूं क्या, कि एक बार ऐसा हुआ कि कुछ ना बियरर बॉन्ड के लोग थे, जिनके पास बियरर बॉन्ड थे, उनके ऊपर जब केस चलाया गया तो उन्होंने क्या काम किया कि कुछ काला धन ना बैंक में जमा करा दिया, बहुत सारा काला धन बियरर बॉन्ड से जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। अब वो जब काला धन जमा कर रहे थे, सरकार ने उन्हें ना एक अध्यादेश जारी करके कुछ छूट दे दी, लेकिन जो लोग इनकम टैक्स पेयर थे उन्हें वो छूट नहीं दी गई। तो इस बात के ऊपर बाद में बवाल हुआ, लेकिन अध्यादेश जारी करके ऐसी स्थिति में भी वो छूट दे सकते हैं, राष्ट्रपति को ये अधिकार है। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कर विधि में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पे कर विधि थी, कर उनकी मर्जी है किससे कर लेना है किससे नहीं लेना है, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो राष्ट्रपति ने कर विधि में संशोधन के तौर पे ही ये जारी किया था कि जिन लोगों ने काला धन जमा कराया है उन लोगों को किसी और चीज में छूट या कर में छूट दे दी जाए। समझ आया? ये इसलिए बताया मैंने यहाँ पे। दूसरा क्या है कि अध्यादेश को चुनौती नैतिकता के आधार पर नहीं। दरअसल फिर जब यहाँ पे ये हो गया जारी, तो उन्होंने क्या काम किया कि इस अध्यादेश को चुनौती दे दी। किस बात पे दे दी चुनौती? बोला कि असंवैधानिक तो नहीं है, पर ये अनैतिक है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना बियरर बॉन्ड वालों काला धन जमा करने का, तो उसमें लोगों ने क्या काम किया, जिन लोगों ने टैक्स पे किया था उन्होंने इस अध्यादेश को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में और लिखा कि ये असंवैधानिक तो नहीं है, लेकिन यह अध्यादेश अनैतिक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि अध्यादेश को चुनौती नैतिकता के आधार पर नहीं दी जा सकती। इस बात का कोई मतलब नहीं है नैतिक है कि नैतिक है, आप इस आधार पर किसी भी अध्यादेश को चुनौती नहीं दे सकते। किस आधार पर? अपितु लेकिन अस्पष्टता का मतलब यह है कि कुछ अध्यादेश में छुपाया हुआ है, हिडन है, कुछ स्टार के अंतर्गत है। जैसे लिखते हैं ना टीएनसी अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, स्टार लगा देते हैं। इसकी किताब घर रखी है, समझ लो ना, कंपनी अपनी रख के जी इसके टर्म्स कंडीशन के हमारे बुकलेट अलग है, उसमें बताएंगे इस स्टार का क्या मतलब होता है। समझ रहे ना? अगर ऐसा कुछ स्थिति है कि अस्पष्टता है, मतलब उसमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, उसे अपने हिसाब से मोड़ सकता है, तोड़ सकता है, तब उस स्थिति में आप इसे जो है मतलब चुनौती दे सकते हैं। दूसरा, मनमाना प्रयोग। अगर किसी अध्यादेश से कोई भी देश का राष्ट्रपति अपना मनमाना प्रयोग करना चाह रहा है तो आप इस आधार पर दे सकते हैं। युक्तियुक्त और जनहित के आधार पर, अगर वह युक्तियुक्त नहीं है, सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो और जनहित के आधार, उससे कोई जनहित का आधार नहीं है, किसी जन का अहित हो रहा है, तब आप इसे मतलब चुनौती दे सकते हैं कोर्ट में कि हाँ जी अध्यादेश ये गलत है, आप इसके ऊपर विचार कीजिए या कार्रवाई कीजिए। अब अगर कह सकते हैं कि अध्यादेश के अंतर्गत किसी को उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि कोई भी अध्यादेश आप तब जारी नहीं कर सकते, वह अध्यादेश नहीं हो सकता जिसमें किसी भी नागरिक के जो मूल अधिकार हैं उनका हनन होता हो। जैसे कि अनुच्छेद 21 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, तो अनुच्छेद 21 के अनुसार जो विधि शब्द है ना, विधि शब्द वो उसी के अंतर्गत आता है
विधि शब्द जो है अध्यादेश के अंतर्गत, मतलब अध्यादेश विधि शब्द के अंतर्गत निहित है। जो अध्यादेश है वो विधि शब्द के अंतर्गत निहित है, जैसे तेहरा कै में निहित था। समझ रहे ना? इसीलिए आप किसी भी व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा आदेश, कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकते जो किसी भी व्यक्ति की स्वाधीनता से उसे वंचित कर सके, मतलब उसे पराधीन कर दे। समझ रहे ना? आप किसी को दास नहीं बना सकते, मतलब एक तरह से। ठीक है, अगला क्या है? यहां पे एग्जाम्पल दिए मैंने, क्या कि ए.के. राय बनाम भारत संघ, ऑल इंडिया 1982, सुप्रीम कोर्ट 710, एक केस। दूसरा, ए.वी. नाचने बनाम भारत संघ, ऑल AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट 1126 में ये न्यायालय ने स्पेशल बीरर बॉन्ड के मामले में पुष्ट किया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। किसके अंतर्गत? वह अंतर्गत जारी कर सकता है इसके स्टार के जो मैंने बताया था यहां पे, कि कर विधि में संशोधन और परिवर्तन कर सकता है राष्ट्रपति। ये जो केस थे इसी के ऊपर दायर किए गए थे। कर विधि में संशोधन कर सकता है अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति। समझ आ रहा है ना? तो इस कारण से इसने यहां कह दिया, पुष्ट कर दिया कि उसे यह अधिकार है कि वह कर विधि में संशोधन कर सकता है। किससे कितना कर ले सकता है, किसी से नहीं ले सकता, उसकी अपनी मर्जी है। समझ आया आपको दोस्तों? अभी इतना ही था। अभी मैं अभी आपको बाकी जो नेक्स्ट क्लिप है अभी दूंगा, इसी के साथ आपको लिंक्ड मिलेगी। मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा आपके लिए, टॉपिक दोबारा से आपको तैयार करना पड़ेगा आपके लिए बोर्ड। तो आप मुझे जस्ट 5 मिनट का टाइम दीजिए, अभी आता हूं आपके सामने दोबारा से बाकी बचे टॉपिक लेकर के। अनुच्छेद 123 1 to 3 या अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित, या इसके अंतर्गत और क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अभी शुरू करते हैं आगे। तो दोस्तों बाकी आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। पूछ रहे हैं, कैन प्रेसिडेंट मिसयूज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, है ना, कि क्या राष्ट्रपति अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है? तो इस बारे में पूछा है। बाकी बचे हुए पोर्शन में क्या अनुच्छेद 123 जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, क्या राष्ट्रपति इसका मिसयूज कर सकता है? तो चलिए इसके बारे में बताता हूं। वैसे मैं आपको एक लाइन में बता सकता हूं कि हाँ कर सकता है, लेकिन मैं उसको आपको तथ्यों से बताता हूं कैसे और क्या है। क्या नोट समझिए, क्या कह रहे हैं कि संसार के किसी भी लोकतंत्र में कार्यपालिका को ऐसी शक्ति नहीं दी गई है। आपको एक बात बताता हूं कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान में जितने भी लोग थे जो संविधान लिख रहे थे, पहले तो संविधानों में वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संविधान लिखने वाले मैक्सिमम लोग वकील थे, और उन्होंने इस हिसाब से संविधान को लिखा कि वो देश को समझ सकें और देश उन्हें समझ सके उन्होंने क्या लिखा है, देश के लिए क्या हित में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या कि कह रहे हैं कि संसार के किसी भी लोकतंत्र में, वर्ल्ड में जितने भी लोकतंत्र हैं, ठीक है ना, उसमें किसी भी लोकतंत्र में किसी भी राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति नहीं दी गई है किसी कार्यपालिका को जो अध्यादेश जारी कर सके। तो इस आधार पर कहा कि राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति नहीं देनी चाहिए, ये इसका दुरुपयोग कर सकता है। अच्छा, कैसे कर सकता है दुरुपयोग? तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं देनी चाहिए भी, तो उसे कहा कि ये अलोकतांत्रिक और इसलिए कि दुरुपयोग कर सकता है, तो मत दो। अनुच्छेद 123 जो है ये जिसकी शक्ति है, आप इसीलिए मत दो क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में नहीं है, तो अलोकतांत्रिक एक। तो पहला कारण तो ये था मना करने का कि शक्ति मत दो राष्ट्रपति को। दूसरा कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग कर सकता है, तो इसलिए भी मत दो। बात तो सही थी, लेकिन हर जगह पे दो खेमे होते हैं, पक्ष विपक्ष। ये बात तो कुछ लोगों की थी। फिर एक विपक्ष उठा, उसने बताया कि जब देश में कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आए और उस वक्त, मतलब ऐसी परिस्थिति की कल्पना करना कोई बड़ी बात नहीं, आप कल्पना कर सकते हो। कोई बाह्य आपात हो, संसद ना बैठा हो, अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आए देश में, या आंतरिक कोई झगड़ा हो जाए, आंतरिक कोई द्वेष हो जाए देश के अंतर्गत हैं, तो कौन मतलब अध्यादेश जारी करे, कौन ऐसी मतलब डिसीजन लेगा? डिसीजन मेकिंग पावर किसी के पास हो अगर संसद सत्र में ना बैठा हो तो ये हवाला देते हुए जो संविधान सभा है उसने कहा कि गंभीर परिस्थितियों में शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही के आधार पर ये जो 123 अनुच्छेद अध्यादेश जारी करना ये न्यायोचित है। अगर आप बात करें गंभीर परिस्थिति है तो उस स्थिति में, जैसे सशस्त्र विद्रोह बाद में जोड़ा गया एक शब्द, पहले खाली विद्रोह था, इस विद्रोह के आधार पर कई बार जो इंदिरा गांधी ने मतलब आपातकाल लगा दिया, तो बाद में चेंज किया गया, इसको सशस्त्र विद्रोह किया गया। शस्त्र के साथ विद्रोह होना चाहिए, आंतरिक विद्रोह तब लगेगा आपात, है ना, वो दुरुपयोग था एक तरह से शक्तियों का। तो यहां पर उन्होंने कहा कि अगर गंभीर परिस्थिति है देश में
और उस वक्त संसद ना बैठे और शीघ्र कार्रवाई करनी, तो क्या बैठे रहेंगे? संसद आएगी, बैठेगी, डिसीजन लेगी, तब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा देश का, है ना? तब तक आप संभाल में नहीं पाओगे। जैसे फिलहाल कोरोना है, अगर ये लोग बहुत जल्दी से डिसीजन ना लेते, सोचते रहते, तो पता नहीं क्या होता। स्प्रेडनेस को तो कम किया है हम लोगों ने, कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं है तो, है ठीक है। और देशों में मान लेते हैं तुलना में हमारी गिनती ज्यादा है, जब हम गिनती में भी वैसे ज्यादा है तो हम इन्फेक्शन में भी ज्यादा ही होंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है ना? लेकिन अगर और देशों से कंपेयर किया जाए तो हमारे जो स्प्रेडनेस रेशियो बहुत कम है वो, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कहता है कि अति शीघ्र कार्यवाही करने के आधार पर उन्होंने कहा कि न्यायोचित ये अधिकार राष्ट्रपति को दे देना चाहिए, तो इस कारण से अधिकार दे दिया गया। अब क्या, उसके बाद भी क्या, राष्ट्रपति जो अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है, कैसे करता है? तो राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। मंत्री परिषद सलाह करेगा कि मैं ये अध्यादेश जारी करना चाहता हूं, मंत्री परिषद बोलेगी हाँ ठीक है, तब ये करेगा। इसीलिए अगली लाइन में कहते हैं कि राष्ट्रपति का व्यक्तिगत समाधान, मतलब किसी स्थिति का जो व्यक्तिगत राष्ट्रपति ने समाधान किया है, जो राष्ट्रपति के ऊपर सेहरा बंध रहा है कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है, वो व्यक्तिगत समाधान जो होता है ना, वो मंत्री परिषद का समाधान होता है। मतलब मंत्री परिषद ने कहा होता है कि ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा कर देंगे तो सही रहेगा। मंत्री परिषद गलत कहे सही कहे, सेहरा राष्ट्रपति के सर बंधेगा, वो अलग बात है अब यहाँ पे, लेकिन करेगा ये सब मंत्री परिषद की सलाह पर ही। जैसे एक अधिकार होता है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वीटो पावर है फांसी माफ करने का, है ना? लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई है, वो फांसी माफ कर सकता है गृह मंत्री की सलाह पर। अगर गृह मंत्री मना कर दे कि आप फांसी माफ नहीं करेंगे, तो फांसी माफ नहीं करेगा, और गृह मंत्री कह दे कि आप फांसी माफ कर दीजिए, तो वह फांसी माफ कर सकता है। मतलब आपको एक बात कहूं, देसी भाषा में बात बताऊं, तो यहां पे केवल जो हमारी लॉ है या कानून है, इसको छोड़ करके बाकी सबकी नाक में नकेल डली हुई है। कोई किसी को भी खींचे, दूसरा अपने आप खींचेगा। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, केवल एक न्यायपालिका ऐसी है जिसे कोई नाथ, कोई नकेल नहीं डाली गई है, जो हर जगह से स्वतंत्र है, आप उसे रोक नहीं सकते, वो जो चाहे वो कर सकती है। बाकी इस भारतवर्ष, इस लोकतंत्र में हर एक विभाग, हर एक अधिकारी, हर एक पद एक दूसरे से बंधा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है, कोई भी अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात कह सकते हैं, क्या? कि हाँ, इस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो इस शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। अगर दुरुपयोग हो गया है, रुक नहीं रहा है, तो अब जनमत द्वारा इसे रोका जा सकता है। अगर जनता से मत डलवाया जाए और जनता चाहे तो इसे रोक सकती, जनता के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसे पता लगा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है? तो एक केस था क्या कि डीसी बाधवा थे, डॉक्टर बाधवा, बनाम बिहार राज्य। 1987 में इन्होंने केस डाला ISCC, क्या कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग हुआ है। इन्होंने एक शोध किया, उस शोध के अंतर्गत उन्होंने बताया कि बिहार में 1967 से लेकर के 1981 तक 256 अध्यादेश जारी हुए। 256 अध्यादेश। जब 256 अध्यादेश जारी हुए, उसके बाद भी विधानमंडल ने उन्हें पारित नहीं किया, और पारित ना होने के बावजूद भी उन्हें 14 वर्षों तक जीवित रखा गया। वो ऐसे ही कार्य करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने भी उन्हें मतलब मंजूरी दी थी। आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल जैसे अध्यादेश पारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है, ऐसी राज्यपाल को भी होती है। ठीक है ना? जैसे राष्ट्रपति फांसी माफ या सजा माफ कर सकता है, फांसी तो केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है, ऐसे स्टेट में सजा माफ कर सकता है राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है राज्य में। सही है? तो अब उन्होंने क्या काम कहा, जो डॉक्टर बाधवा थे, इन्होंने शोध किया, और शोध के बाद बताया इन्होंने कि 1967 से 1981 तक करीब 256 अध्यादेश थे जो जारी किए गए, और विधानमंडल ने उन्हें पारित भी नहीं किया। उसके बाद भी 14 साल तक वो चलते रहे। और बात करें आगे की, तो केंद्र सरकार ने उन्हें मंजूरी दी थी। तो ये क्या है सर? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी घोर निंदा की, आलोचना की, और कहा कि यह कार्यपालिका के विधि बनाने की शक्ति का अपहरण है। एक तरह से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? और इस प्रयोग की मतलब तब पता लगा कि इस प्रधारणा का कि शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। इसके बावजूद कोर्ट ने आदेश दिया कि जो डॉक्टर बाधवा हैं, इन्हें 10,000 रुपए दिए जाएं। इन्हें 10,000 रुपए का इनाम दिया गया, ताकि
मतलब इन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने बहुत शोध किया था और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट को पता लग सका कि इसकी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है अगर वो चाहें तो, अगर सब कुछ सही हो। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक मत दिया, एक आदेश दिया कि इस शक्तियों का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही करें, ना कि राजनीतिक परिस्थितियों में। यह गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा अनुच्छेद 123। ये सफिशिएंट है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो। इट इज सफिशिएंट फॉर द LLB सेकंड सेमेस्टर पेपर कोड नंबर 2202, है ना। आप इसमें लिख के आइए, ये बहुत सफिशिएंट है और ये अच्छा क्वेश्चन था मुझे लगा, तो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आप प्लीज, आपसे गुजारिश है, मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके ऊपर मुझे फीडबैक दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।